नमस्कार, मैं अभय शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। और साथियों, आज हम लोग एक ऐसा कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे कैलकुलेशन स्किल को और भी इम्प्रूव कर देगा। तो आपने देखा होगा एक डिजिटल सम कंसेप्ट होता है ना। डिजिटल सम कंसेप्ट को हम दूसरे रूप में अगर बोलें तो उसको हम 9 की विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 भी बोल सकते हैं। तो क्या होता है डिजिटल सम, क्या होता है 9 की विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 क्या होता है, और कैसा इसका यूज जो है, इसका उपयोग हमारे व्यवहारिक गणित में जो हम वन डे एग्जाम के लिए पढ़ते हैं उसमें कहाँ कहाँ इसके कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं, ये सब हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं। तो आप लोग सभी इस क्लास के पूरा देखें, शुरू से अंत तक पूरा वीडियो को आप देखें और अपने जो व्यावहारिक अध्ययन में इसको उतारने का पूरा प्रयास करें। और मेरा ये दावा है कि आपको इस कंसेप्ट को सीखकर कैलकुलेशन को फास्ट करने में बहुत मदद मिलने वाली है। तो देखते हैं क्या होता है डिजिटल सम, आज देखते हैं। तो डिजिटल सम, जैसे मैंने बोला कि डिजिटल सम जो होता है, डिजिटल सम जो होता है वो एक तरह का 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है ना। डिजिटल सम क्या होता है? 9 की विभाज्यता का नियम, 9 की विभाज्यता का नियम। ठीक है। तो शुरुआत करने से पहले हम सबसे पहले 9 की विभाज्यता को समझ लें। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 क्या होता है ये हम देख लें, है ना। तो क्लास की शुरुआत करने से पहले हमें क्या देखना है कि 9 की विभाज्यता का नियम क्या होगा। तो ये ज्यादातर हम सभी लोग जानते हैं, यदि किसी संख्या के अंकों का योग, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से 9 से विभाज्य है, 9 से 9 से विभाज्य है, डिविजिबल है ना। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 9 से कटेगी। तो पूरी संख्या, तो पूरी संख्या 9 से कटेगी, 9 से कटेगी। ये होता है 9 की डिविजिबिलिटी रूल। यदि अ, किसी भी संख्या के अंकों का योग 9 से डिविजिबल है, 9 से कटने वाला है, तो वो पूरी संख्या हमारी 9 से कटने वाली होती है। ये अब 9 की डिविजिबिलिटी रूल को हम दूसरे ढंग से अगर पढ़ें तो बेटा वही कहलाता है हमारा डिजिट सम या डिजिटल सम, वही कहलाता है हमारा डिजिटल सम। तो आज हम देखने वाले हैं कि क्या होता है डिजिटल सम और कैसे इसका हम अपने व्यवहारिक जो तैयारी है हमारी कंपटीशन की उसमें कैसे इसका प्रयोग कर सकते हैं, किस किस चैप्टर में इसका यूज हो सकता है। ठीक है। तो वो सब चीजें देखने के पहले हम समझते हैं डिजिट सम का मतलब क्या है। 9 की विभाज्यता हमको पता लग गई। डिजिटल सम यानी डिजिट सम, अब नाम से सीधा सीधा मतलब निकलता है इसके अंकों का योग। डिजिट सम का मतलब क्या होता है? डिजिट्स का सम, अंकों का योग, है ना। तो सीधी सीधी बात है, डिजिट सम हमको निकालना होता है। अब देखो, अब एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको अगर समझने की कोशिश करें, जैसे बेटा 37 एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। 37 एग्जांपल ले लिया। अब 37, अब देखो 9, हम क्या पढ़ रहे हैं? 9 की विभाज्यता पढ़ रहे हैं। 9 की ही क्यों पढ़ रहे हैं ये भी मैं आपको स्पष्ट करूंगा, क्लियर करूंगा कि हम 9 की ही बात क्यों कर रहे हैं, किसी और अंक की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। तो 37 में आप 9 का भाग दीजिए तो भैया 4 बार भाग जाएगा, 9 चौक 36, और यहाँ पर जो रिमाइंडर है, जो शेष है, वो कितना होगा? वो 1 होगा। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। 9 से 37 को काटोगे, 9 चौक 36, बचेगा कितना? 1। चलिए, अब आप एक काम कीजिए कि 9 के अंकों का डिजिट सम निकालिए। 9 के अंकों का डिजिट सम निकालिए, कितना आएगा? वो आएगा 7 और 3 10। अब आप 37 में भाग ना देते हुए 10 में 9 का भाग दीजिए, तो भैया शेष क्या होगा? 9 एकम 9, बचेगा कितना? 1। तो फिर हमारा जो रिमाइंडर है वो कितना आ जाएगा? फिर हमारा रिमाइंडर 1 आ जाएगा। ठीक। चलिए, अब ऐसा कीजिए कि हमने पहले 37 में 9 का भाग दिया, फिर हमने 3 और 7 के अंकों का योग यानी 10 में 9 का भाग दिया। अब कुछ मत कीजिए, 3 और 7 का डिजिट सम निकाल दीजिए। 37 है, तो अभी हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे, 37 को पहले हमने अंकों को जोड़ के भाग दिया था, और अब हम क्या कर रहे हैं,
कि अब हम 37 का डिजिट सम निकाल लें। बेटा डिजिट सम ये होता है कि अंकों को आपस में तब तक जोड़ते जाओ जब तक कि एक अंक में आंसर ना आ जाए। जैसे बेटा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10, हो जाएगा 3 और 7 10। अब 10 में भी बेटा 2 अंक है, आंसर एक अंक में होना चाहिए, तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 0, और 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा 1, तो यहां पर भी 1 आ रहा है। ठीक है, अब आप मजे की बात देखिए कि बेटा यहां पर भी 1 आ रहा था, यहां भी शेष 1 आ रहा है, और यहां भी 1 ही आ रहा है, यहां भी क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। ठीक है, तो हमने 37 में 9 का भाग दिया तब भी 1 बचा। 37 के अंकों को जोड़कर 10 प्राप्त हुआ, 10 में 9 का भाग दिया तब भी 1 बचा, और 37 का हमने जो अंकों का योग किया और तब तक आपस में जोड़ते गए जब तक एक अंक में उत्तर की प्राप्ति नहीं हुई, तो 37 का डिजिट सम बेटा कितना आ गया, ये डिजिट सम कहलाता है। 37 का डिजिट सम कितना आ गया, 37 का डिजिट सम भी कितना आ गया, 1। इसका मतलब तो ये हम नहीं निकाल सकते कि किसी संख्या का डिजिट सम, किसी संख्या का डिजिट सम उस संख्या में 9 का भाग देने के बाद प्राप्त शेष होता है। हम निकाल सकते हैं ये अर्थ। तो किसी संख्या का डिजिट सम, देखो इस छोटे से एग्जांपल से हमने समझ लिया, हमने केवल 37 एक छोटी सी वैल्यू ली और उसको समझने की कोशिश किया है कि भाई किसी भी संख्या में 9 का भाग देने पर जो शेष प्राप्त होगा वही उस संख्या के अंकों का अंतिम योग भी होगा, है ना। तो डिजिट सम क्या होता है, तो बेटा डिजिट सम क्या होता है, डिजिट सम क्या होता है, किसी भी संख्या में 9 का भाग देने के बाद प्राप्त शेष ही उस संख्या का डिजिट सम होता है। क्लियर हुआ। तो यहां से एक छोटी सी बात हम क्लियर कर लेते हैं और इसको लिख भी लेते हैं, है ना, हम इसको लिख भी लेते हैं। मैं इसको लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं कि डिजिट सम का अर्थ है, डिजिट सम का अर्थ है, डिजिट सम का अर्थ है किसी भी संख्या को, 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 किसी भी संख्या को 9 से भाग देने पर, 9 से भाग देने पर, 9 से भाग देने पर प्राप्त, प्राप्त शेष यानी रिमाइंडर, प्राप्त रिमाइंडर यानी कि शेषफल, शेषफल, प्राप्त रिमाइंडर शेषफल, है ना। तो डिजिट सम का अर्थ क्या है, किसी भी संख्या को 9 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल। ठीक, तो बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है। तो डिजिट सम और 9 की विभाज्यता एक ही बात है। और डिजिट सम क्या होता है, डिजिट सम होता है किसी भी संख्या को हमने 9 से भाग दिया और जो हमको शेष प्राप्त होता है वही उस संख्या का डिजिट सम होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने 37 एक छोटी सी वैल्यू ले ली, और बेटा 37 हमने वैल्यू ली है, तो 37 में 9 का भाग देंगे तो शेष 1 आ रहा है। और आप देखिए 37 का जब डिजिट सम हमने निकाला, उसके अंकों को जोड़ जोड़ के आपस में तब तक जोड़ा जब तक कि एक अंक प्राप्त ना हो गया, वो हमारा डिजिट सम कहलाता है। तो डिजिट सम भी हमारा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, तो 37 में 9 का भाग देने पर जो शेष बचता है वही 37 का डिजिट सम भी होता है। तो बेटा इसका मतलब जो रिमाइंडर है और डिजिट सम है वो एक ही बात है। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, इसका मतलब जो डिजिट सम है ना, डिजिट सम है और जो रिमाइंडर है वो एक ही बात होती है। ठीक, तो रिमाइंडर और डिजिट सम एक ही बात होती है। क्लियर है। चलिए, तो ये एक छोटा सा हमने कंसेप्ट समझा कि रिमाइंडर क्या है, डिजिट सम क्या है, तो हम समझ चुके हैं कि रिमाइंडर और डिजिट सम एक ही बात होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपके मन में एक प्रश्न आना चाहिए
कि हम 9 का ही भाग क्यों दे रहे हैं, हम 8 का क्यों नहीं दे रहे, हम 7 का क्यों नहीं दे रहे, हम किसी और डिजिट का भाग क्यों नहीं दे रहे। तो डिजिट सम मतलब 9 की विभाज्यता ही क्यों, डिजिट सम का मतलब 8 की विभाज्यता क्यों नहीं, 7 की विभाज्यता क्यों नहीं, है ना। तो इसको हम समझते हैं अगली स्लाइड पर। तो बेटा यहाँ प्रश्न ये है कि 9 से ही भाग क्यों, 9 से ही भाग क्यों, ठीक है, 9 का ही डिविजिबिलिटी रूल क्यों। तो बेटा ये यहाँ पर एक प्रश्न है, इसको हमको समझना है कि 9 से ही भाग क्यों, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना। अच्छा, इसका बड़ा प्रैक्टिकल यूज है, आप आगे देखोगे 9 की डिविजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम में इसके बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 9 से ही भाग क्यों देना है हमको, तो उसको समझने के लिए हम थोड़ा सा नंबर सिस्टम की ओर चलते हैं। और नंबर सिस्टम में संख्या एक लेते हैं एक्स वाई जेड, हम एक संख्या ले लेते हैं एक्स वाई और जेड। तो ठीक है, तो अगर आपने नंबर सिस्टम पढ़ा है तो हमें एक्स वाई जेड को लिखने का एक पैटर्न होता है। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो एक्स वाई जेड को एक्स वाई जेड नहीं लेते, 3 अंकों की एक संख्या हमने ले ली, तो हम क्या करते हैं, इकाई अंक यूनिट प्लेस पे 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 10th प्लेस में 10 का, और 100 प्लेस पर 100 का, और इनको जोड़ देंगे, है ना, इनको जोड़ देंगे। इसका मतलब प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का मल्टीप्लाई करके उनको जोड़ देते हैं। तो ये बेटा ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 100x प्लस 10y प्लस जेड, ठीक है। तो एक्स वाई जेड को जब हम कैलकुलेशन में ले जाते हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 100x प्लस 10y प्लस जेड, ठीक है ना। जैसे 23 मैं आपको बता देता हूं, जैसे 23 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 3 में 1 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 में 1 का मल्टीप्लाई कर दो, और 2 10th प्लेस पर है तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दो और इनको जोड़ दो। आप देखो कितना आ गया, ये आ गया 20 और ये आ गया 3, तो 23 ही आ गया, है ना। तो करते क्या है, जो दिख रहा है उसमें उस प्लेस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यूनिट प्लेस है तो 1 का, ये 10th प्लेस है तो 10 का, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू का मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो कैलकुलेशन की वैल्यू हमको मिल जाती है, ठीक। चलिए, तो बढ़ते हैं, समझते हैं अब आगे इस कंसेप्ट को कि हम 9 का ही भाग क्यों दे रहे हैं, 9 का डिविजिबिलिटी रूल ही क्यों काम कर रहा है हमारे डिजिट सम कंसेप्ट में। चलिए, तो देखिए यहां से अगर मैं x अलग कर लूं तो ये कितना बचेगा, 99x, ये कितना बचेगा, 99x। अच्छा, ठीक है, तो ये बचा 99x, प्लस यहां से एक y अलग कर दें तो ये बचा 9y। अब बेटा क्या करो कि एक 99x हो गया, एक 9y हो गया, अब x x x प्लस y प्लस जेड हम ऐसा लिख सकते हैं, और इस ग्रुप को अलग कर लेते हैं और इस ग्रुप को अलग कर लेते हैं, ठीक है। अब जब हम इसमें 9 से भाग देंगे, जब हम इसको 9 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो बेटा 99x प्लस 9y तो 9 से प्रॉपर डिविजिबल होगा, है ना। कोई संख्या यदि 9 से 9 का गुणज है, मल्टीपल है, तो उसमें 9 का 100% डिवाइड आएगा। तो बेटा 9 से जब हम इसमें भाग देंगे तो रिमाइंडर हमको क्या प्राप्त होगा, 0। 99x में भी पूरी तरह भाग चला जाएगा, 9 में भी पूरी तरह भाग चला जाएगा, तो यहाँ रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा, तो ये तो हमारे लिए मतलब ही नहीं है। हम निकाल लें एक्स वाई जेड में 9 का भाग देने पर शेष क्या बचेगा, तो यहाँ शेष क्या बचेगा, 0 बचेगा, क्योंकि 99x 9 से पूरी तरह कट जाएगा और 9y भी 9 से पूरी तरह कट जाएगा। तो कुल मिला के अगर हम एक्स वाई जेड 3 अंकों की संख्या में 9 का भाग दे रहे हैं, कुल मिला के हम एक्स वाई जेड 3 अंकों की संख्या में 9 का भाग दे रहे हैं, तो फिर एक्चुअली यहाँ तो कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा, इसका मतलब ये बात वही हो गई, हम संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग दे रहे हैं। बात समझा। तो यही कंसेप्ट हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि यदि किसी संख्या में 9 का भाग देना है, इसका मतलब क्या होता है, उस संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग देना है। बात समझ में आई, क्यों, क्योंकि यहां तो शेष बच ही नहीं रहा, अब जो भी शेष होगा इन संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग देने पर जो आएगा वो शेष होगा, है ना।
तो भैया किसी संख्या में 9 का भाग देने का मतलब होता है उस संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग देना। इसीलिए हम संख्या को छोड़ के संख्या के अंकों का योग निकाल रहे थे। बात समझे आप, है ना? तो आप समझ गए हम 9 का ही भाग क्यों देते हैं। डिविजिबिलिटी रूल 9 का ही क्यों लगता है, क्योंकि इनको जब आप तोड़ोगे तो 9 के मल्टीपल ही मिलेंगे, और 9 के मल्टीपल में 9 का भाग दोगे तभी रिमाइंडर 0 होगा, तभी जाके संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग देने पर शेष हमको मिलेगा। ठीक है, तो 9 का ही क्यों भाग दिया जाता है ये मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। तो आप इसको लिख सकते हो कि इसका अर्थ क्या है। हम लिख सकते हैं इसका, अगर लैंग्वेज में लिखें तो इसका अर्थ है, इसका अर्थ है कि इसका अर्थ है कि इसका अर्थ है कि संख्या में भाग न देते हुए, संख्या में भाग न देते हुए, संख्या में भाग न देते हुए, संख्या में ना, उसके अंकों के योग में, उसके अंकों के योग में, अंकों के योग में, उसके अंकों के योग में 9 से भाग देने पर, 9 से भाग देने पर, भाग देने पर, भाग देने पर प्राप्त शेष वही होगा, प्राप्त शेष वही होगा जो संख्या में, जो संख्या में 9 से भाग देने पर आएगा, 9 से भाग देने पर आएगा, देने पर आएगा। ठीक है, तो आप समझे 9 का ही भाग क्यों दिया जाता है। तो किसी संख्या में भाग देने पर, है ना, किसी संख्या में 9 से भाग देने पर उसके अंकों का योग में 9 से भाग देने पर प्राप्त शेष वही आएगा जो संख्या में 9 से आएगा। तो चाहे आप संख्या में 9 का भाग दे दो या संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग दे दो, रिमाइंडर बेटा हमको इक्वल मिलेंगे, एक ही बात होती है ना। एक्चुअली संख्या में 9 का भाग देने पर भी वही शेष मिलेगा, कौन सा शेष, जो एक्स वाई जेड के योग में 9 का भाग देने पर शेष आ रहा है। इसीलिए हम 9 का ही डिविजिबिलिटी रूल, डिजिट सम क्या होता है, 9 का ही डिविजिबिलिटी रूल होता है। ठीक है, अब आगे बढ़े, अगर इसको देखें, अगर हम आगे बढ़े और देखें तो बेटा अगर किसी संख्या का डिजिट सम हम निकाल रहे हैं तो किसी संख्या के डिजिट सम में, अगला पॉइंट क्या है, किसी संख्या के डिजिट सम में, किसी संख्या के, किसी संख्या के डिजिटल सम में, डिजिटल सम में, डिजिट सम में, किसी संख्या के डिजिटल सम में 9 का कोई मतलब नहीं होता, 9 का कोई मतलब नहीं होता, 9 का कोई मतलब नहीं होता। अब इस चीज को समझते हैं कि मैं क्या लिख रहा हूं, नहीं होता। ठीक है, तो किसी संख्या के डिजिटल सम में 9 का कोई मतलब नहीं होता। अब 9 का मतलब क्यों नहीं होता भैया, चलो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं 932 को, 932 को हमने ले लिया। ठीक है, अब 932 का बेटा डिजिट सम निकालोगे तो क्या करोगे, 9 + 3 + 2, यही करोगे। ठीक है, ये कितना आ गया आपका, 14 आ गया, 14 आ गया। और बेटा 14 का फिर डिजिट सम निकालोगे तो 1 + 4, ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 5। तो ये हमारा डिजिट सम हो गया 5। लेकिन अगर आप इसको देखो कि 932 का डिजिट सम हम डायरेक्ट निकालें तो एक बार 9 आ गया तो उसको तो हटा ही दो, तो बचा क्या, 3 और 2 5। तो बेटा यहाँ पे डिजिट सम तो 9 जहां भी आ जाएगा उसको हम 0 मान लेंगे 9 जहां भी आ जाएगा, क्योंकि हम 9 का ही तो भाग दे रहे हैं, तो 9 जहां भी आ जाएगा उसको हम 0 मान लेंगे। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, 0 + 3 + 2, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5। ये कितना हो जाएगा, 5, है ना। तो देखो यहाँ भी डिजिट सम है, यहाँ भी डिजिट सम 5 है, यहाँ भी 5 है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी संख्या का डिजिट सम निकाल रहे हैं और उस संख्या में 9 आ गया
तो फिर हमको क्या करना है, उस संख्या में से 9 को इग्नोर कर देना है, या अंकों का योग 9 आ जाए तो उसको भी इग्नोर कर देना है। जैसे अगला एग्जांपल अगर हम लें, तो जैसे बेटा मैंने लिख दिया 7 2 8 3 1 का डिजिट सम क्या होगा, का डिजिट सम हमको निकालना है, डिजिट सम हमको निकालना है। ठीक है, इसका डिजिट सम हमको निकालना है। ठीक है, तो देखो मैंने कहा जहां पर बेटा 9 आ जाए इसको छोड़ देना। अब यहाँ डायरेक्ट तो 9 हमको दिख नहीं रहा है, तो लेकिन आप देखो 7 और 2 का टोटल 9 है, तो 7 और 2 9 को हटा दो, और 8 और 1 भी 9 है, तो 8 और 1 9 भी हटा दो। तो बेटा इसका जो डिजिट सम है, इसका जो डिजिट सम है वो कितना आएगा, इसका जो डिजिट सम है वो आ जाएगा 3, क्योंकि 3 बच रहा है, तो डिजिट सम कितना आ जाएगा 3। बात समझा। तो किसी भी संख्या में अगर आपको 9 नजर आता है तो आप उसको हटा दीजिए पहले तो, और दूसरा यदि संख्या के अंकों का योग जहां जहां 9 इकट्ठा होता जाए तो उसको भी आप हटाते जाइए, उनका कोई महत्व नहीं रह जाता है ना। और आप प्रॉपर वे में करोगे तो 7 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 1, जरा जोड़ो इनको, कितना हो रहा है, 7 और 2 9, 9 8 17, 17 3 20, 20 और 1 21, 21 टोटल आ गया। और 21 में फिर 2 और 1 को जोड़ोगे, क्योंकि डिजिट सम हमेशा एक डिजिट में ही आता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। तो देखो आंसर 3 ही आ रहा है आपका। ठीक है, तो संख्या का डिजिट सम निकालते समय हमको 9 को नजरअंदाज करना है, 9 डायरेक्ट है तो, और नहीं है तो जब अंकों का योग निकालते हैं तो जैसे ही अंकों का योग 9 आ जाए तो बेटा उनको भी नजरअंदाज कर देना है। जिन अंकों का योग 9 आ जाए उन अंकों को भी नजरअंदाज कर देना है, जो बचेगा वो हमारा डिजिट सम होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये बात समझ में आ रही होगी, और इसी क्रम में हम अगला अगर क्वेश्चन ले लें तो आपको मैं समय दूंगा इसका डिजिट सम निकालने के लिए। जैसे 8 है, 2 है, 3 है, मान लो 5 है, 7 ले लेते हैं, एंड 1 ले लो, 2 ले लो, और फिर 5 ले लो। तो इसका डिजिट सम क्या होगा, इसका डिजिट सम क्या होगा, डिजिट सम क्या होगा, क्या होगा, है ना, इसका डिजिट सम क्या होगा। तो 82357125, इसका डिजिट सम क्या होगा ये आपको बता। ठीक है, तो भैया एक तरीका तो ये सारे अंकों को जोड़ो और आपस में जो भी परिणाम आ रहा है 2 अंकों का 3 अंकों का, उनको आपस में तब तक जोड़ते जाओ अंकों को जब तक कि एक डिजिट में आंसर ना आ जाए। दूसरा तरीका ये जो मैंने बताया था कि भाई अंक अगर 9 दिख रहा है तो उसको हटा दो, या अंकों का योग 9 दिख रहा है तो उनको भी हटा सकते हो। जैसे आप देखो बेटा 7 और 2 9 होता है, 7 और 2 क्या होता है 9, तो बेटा इनको कैंसिल कर दो। 8 और 1 भी 9 होता है, तो 8 और 1 9 को, 8 और 1 को भी हटा दो, कोई मतलब नहीं रह गया। ठीक है, अब क्या बच रहा है, 5 और 3 8, और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बच रहा। तो बेटा 2 3 5, 5 5 10, 5 15, तो 15। तो बेटा 15 का मतलब कितना हो गया, 1 5 6, 15 का मतलब 1 प्लस 5 यानी कि 6। तो इसका डिजिट सम कितना आ गया, इसका डिजिट सम कितना आ गया 6। ठीक है, तो अभी तो मैं आपको केवल इतना सिखा रहा हूं कि डिजिट सम कैसे निकाला जाता है। डिजिट सम मतलब अंकों का योग, अंत में एक ही अंक आंसर में आना चाहिए, है ना। और शॉर्ट करने का तरीका क्या है, अगर आपको 9 दिख रहा है तो 9 को आप हटा ही दो, उसका कोई महत्व नहीं है आगे, 9 का मतलब 0 हो जाता है। आपको 9 नहीं दिख रहा लेकिन आपको अंकों का योग 9 दिख रहा है, तो जिन अंकों का योग 9 दिख रहा है आप उन अंकों को भी हटा दो, क्योंकि उनका भी कोई महत्व नहीं होता। जो बचे वो हमारा डिजिट सम है, और डिजिट सम मतलब रिमाइंडर, किसका रिमाइंडर, 9 का भाग देने पर। तो ये जो बड़ी सी संख्या मैंने लिखी थी 82357125, इसमें बेटा अगर 9 से आप डिवाइड करोगे तो आपका शेषफल कितना होगा, 6 होगा। तो हो सकता है आपका प्रश्न ऐसे ही आ जाए कि एक बड़ी सी संख्या में 9 का भाग देने पर शेषफल क्या होगा, है ना। तो प्रश्न का जो स्वरूप है मैं एक बार लिख देता हूं, जैसे 7 8 5 1 9 6 2 7 3 8 में 9 का भाग देने पर, मैं 9 का भाग देने पर, 9 का भाग देने पर, 9 का भाग देने पर शेष क्या होगा,
शेष क्या होगा, ये हमारा मान लो क्वेश्चन आ गया, ये क्या आ गया हमारा, ये शेष क्या होगा, क्या होगा। ठीक है, अब ये हमारा क्वेश्चन आ गया, तो आप ये देखो कि हम या तो पूरे पूरा भाग देने बैठ जाएं, है ना, जो बिल्कुल गलत होगा, पूरा पूरा हम भाग देने बैठ जाएं, है ना, जो कि बिल्कुल गलत होगा। तो बेटा हमको करना क्या है, 9 का भाग दे रहे हो, 9 का भाग दे रहे हो, तो आपको लगाना क्या है यहाँ पे डिजिट सम। अब आप समझ जाओ कि 9 का भाग और डिजिट सम बेटा एक ही बात है। जब आप इसमें जाओगे तो 7 और 2 9 हटा दो, ये 9 भी हटा दो, 8 और 1 9 भी हटा दो, और क्या हो रहा है बेटा, कुछ बढ़ रहा है, 5 हो गया, 5 6 7 3 8, अब टोटल डायरेक्ट तो 9 आ नहीं रहा, तो 5 और 6 11, और 11 और 7 18, तो बेटा 18 भी तो 9 से कटता है, तो 5 6 और 7 को भी हटा दो, क्योंकि 5 और 6 11, 11 और 7 18, अब बचा क्या आपका, 8 और 3 11, तो बच रहा है बेटा 11, और 11 का मतलब होता है 1 और 1 2, 11 का मतलब होता है 1 और 1 2, तो बेटा इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, तो डिजिट सम मतलब 9 का डिविजिबिलिटी रूल, है ना, 9 के डिविजिबिलिटी रूल को हमने और फास्ट कर दिया, तो वो डिजिट सम कंसेप्ट बन गया। अब डिजिट सम कंसेप्ट जो होता है ना, ये बहुत मेजर यूज होता है। आप कोई भी एग्जाम देने जाओगे तो एक आध क्वेश्चन तो आपको ऐसा मिल ही जाएगा जो डिजिट सम कंसेप्ट से आप बहुत तेजी से हिट कर दोगे। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ क्वेश्चन मैं आज लेके आया हूं आपके लिए, उन क्वेश्चंस को आप देखना, उन क्वेश्चंस को आप बनाना, और उनको आप देखोगे कि डिजिट सम क्या होता है। उसके पहले हम डिजिट सम का यूज करना सीख जाए, हम लोग डिजिट सम का यूज कैसे किया जाता है वो हम देखें। ठीक है, तो अगली स्लाइड पर मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा। क्वेश्चन हमारे पहले जोड़ने के होंगे, घटाने के होंगे, गुणा करने के होंगे और भाग करने के होंगे, है ना, जोड़ना घटाना भाग करना, डिजिट सम को कैसे हम यूटिलाइज करते हैं वो देख रहे हैं। और उसके बाद कुछ एक क्वेश्चन जो एग्जाम ओरिएंटेड है ना, वो मैं आपको कराऊंगा, जिससे आपको कंसेप्ट में मजबूती आ जाए। ठीक है, तो बेटा अगर हम जोड़ पर आधारित बात करें, हम बात करें जोड़ पर आधारित, तो मान लो कि क्वेश्चन है आपका, मान लो आपका क्वेश्चन है कि 732 प्लस 1829। ठीक है, बहुत छोटी वैल्यूज हैं, आपके दिमाग में आएगा कि मैं सॉल्व ही क्यों करूं, मैं तो डायरेक्ट ही जोड़ लूंगा, नहीं, लेकिन हमको इसका तरीका सीखना है, इसलिए छोटे छोटे सवाल मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए। कैसे हम डिजिटल सम कंसेप्ट को लगाएंगे, क्योंकि पेपर में बड़ी बड़ी वैल्यूज होंगी। तो बेटा 2551 हमारा पहला ऑप्शन है, दूसरा है 2461, तीसरा है 2561, और चौथा है 252571। अब देखो हमको ये प्रॉपर नहीं करना, हमको डिजिट सम से अप्लाई करना है। तो बेटा अगर हम इस इक्वेशन का डिजिट सम निकालेंगे, तो 7 और 2 9 कट गया, तो बेटा यहाँ कितना बचा 3। ठीक है, 8 और 1 9 कट गया, और ये 9 भी कट गया, तो यहाँ कितना बचा 2। तो बेटा इस पूरे कैलकुलेशन का जो परिणाम होगा, उसका जो डिजिट सम है वो बेटा कितना होगा, उसका पूरे का डिजिट सम होगा 5, उसका डिजिट सम कितना होगा 5। तो जिस ऑप्शन का डिजिट सम 5 है वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, है ना, जिस ऑप्शन का डिजिट सम हमारा 5 है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब जैसे देखो 7 और 2 9, तो 5 और 1 6, तो बेटा इसका डिजिट सम 6, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, 5 होना चाहिए था। अच्छा पहले का कितना है, तो 5 और 2 7 और 1 8, 8 5 13, 8 5 13, और बेटा 13 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 और 1 4, तो पहले का डिजिट सम कितना आ गया 4, 5 होना चाहिए। दूसरे का कितना है, 4 और 2 6, 6 और 4 2 8 और 1 9, तो बेटा 9 काट दो, तो इसका डिजिट सम भी कितना आ रहा है, इसका डिजिट सम भी कितना आ रहा है 4 आ रहा है। ठीक है, फिर इसको ले लें, तो 2 6 और 2 8 और 1 9, 6 2 8 और 1 9, हटा दो इसको, तो बचा कितना 5, इसका डिजिट सम कितना आ रहा है 5, तो डिजिट सम 5 ही तो होना चाहिए। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्लियर, तो डिजिट सम कंसेप्ट को हम अप्लाई कैसे करें ये हम सीख रहे हैं, डिजिट सम कंसेप्ट को अप्लाई हम कैसे करें ये हम आज की क्लास में सीख रहे हैं। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूं ये जोड़ वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रकार अगर हम दूसरा डिफरेंस का क्वेश्चन ले लें, घटाव का क्वेश्चन ले लें, है ना, डिफरेंस का क्वेश्चन ले लें, भैया घटाएं कैसे। तो मान लो कि आपका क्वेश्चन है 1829 माइनस 732, इसकी वैल्यू क्या होगी, और 4 ऑप्शन में आपको दे रहा हूं, ए बी सी और डी, 4 ऑप्शन में आपको दे रहा हूं, और ये है हमारा 1087, दूसरा ऑप्शन है हमारा 1097, 1097, तीसरा है हमारा 997, 997, और चौथा है हमारा 987, 987। ये 4 ऑप्शन हमारे दे रखे हैं, ठीक है। तो अब देखो, हमको कंसेप्ट लगाना है डिजिट सम, प्रॉपर नहीं जाना। तो बेटा 8 और 1 9, और 9 से 9 कट गया तो बचा कितना, 2। यहाँ कितना बच गया, 2। अच्छा 7 और 2 9, तो बचा कितना आपका माइनस का 3। तो माइनस का 3 हुआ तो बेटा ये -1 हो गया। अब डिजिट सम को नेगेटिव मत लेना, इसको नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है तो इसमें 9 जोड़ दो, इसमें 9 जोड़ दो, आप इसमें क्या कर दो, 9 जोड़ दो, 9 का ही खेल चलता है पूरा। तो हम बोल सकते हैं डिजिट सम कितना हो गया, 8। हम बोल सकते हैं डिजिट सम कितना हो गया, 8। तो जिस ऑप्शन का डिजिट सम 8 हो वो ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो बेटा निकालते हैं, 8 और 1 9, अंकों का योग 9 हटा दो तो यहाँ कितना बचा, 7। तो ए ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता। फिर बेटा 9 तो पूरा है ही, तो 7 और 1 8, ये आ गया 8। इसका मतलब फिर हमारा जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, बी ऑप्शन होना चाहिए। अगले में देखो 9 से 9 दोनों दोनों ही 9 उड़ा दो तो बचा कितना आपका, 7। तो इसका डिजिट सम 7 आ रहा है ना। और यहाँ बेटा 9 उड़ा दो, और 8 7 15, 8 7 15, और 15 को 5 और 1 6 लिख सकते हैं। तो यहाँ डिजिट सम कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो फिर इसका आंसर क्या होगा, बी आंसर होगा। कंसेप्ट बना आपका, है ना। तो अंकों का एग्जैक्ट कैलकुलेशन ना करते हुए हम उसके डिजिट सम को लेके आगे चलते हैं। यहाँ डिजिट सम माइनस में आ रहा था, लेकिन नेगेटिव को प्लस में बदलना है तो 9 को जोड़ दो, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं आप ये कंसेप्ट समझ गए हैं। और अब हम प्लस माइनस के बाद बढ़ते हैं मल्टीप्लाई पर, और मल्टीप्लाई के बाद में हम डिवाइड पर, और यहाँ हमारा कंसेप्ट पार्ट पूरा हो जाएगा। फिर कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस के तौर पर बनाएंगे, 4-5 क्वेश्चन, बहुत ज्यादा नहीं, छोटा सा कंसेप्ट है 9 का डिविजिबिलिटी रूल का, आज आपको पूरा क्लियर करना है, ठीक है। तो बेटा अब मल्टीप्लाई का लॉजिक ले लें, मतलब मल्टीप्लाई गुणा का लॉजिक ले लें, मल्टीप्लाई का लॉजिक ले लो, मल्टीप्लाई का लॉजिक ले लो, गुणा का। तो मान लो कि क्वेश्चन है आपका 1829 इंटू 732। अगर आप बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये जो कंसेप्ट है ये आपके लिए बहुत जरूरी होता है ना। अगर आप एसएससी में सीजीएल जा रहे हैं तो कई हमारे लेंथी क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत तेजी से हम हिट कर सकते हैं डिजिट सम कंसेप्ट से, ठीक है। तो बेटा इसका अगर हम पहला ऑप्शन लें तो 1 3 3 7 8 2 8 दूसरा अगर हम लें तो 1 2 2 1 2 8 ये हमारा दूसरा ऑप्शन हो गया। तीसरा ऑप्शन है और चौथा ऑप्शन है ठीक। चलिए, ये हमारे 4 ऑप्शन। अब ये क्वेश्चन तो वाकई कैलकुलेटिव हो गया। अगर आप देखो ये क्वेश्चन तो हमारा वाकई कैलकुलेटिव हो गया, क्योंकि इतने बड़े नंबर का मल्टीप्लाई हमको करना है। तो ऐसे ही क्वेश्चन में डिजिट सम कंसेप्ट की भूमिका बढ़ जाती है, इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। जैसे बेटा 7 और 2 9 काट दो, यहाँ कितना बचा 3, बीच में मल्टीप्लाई का निशान है। अब 8 और 1 9 काट दो, 9 भी काट दो तो बचा कितना 2, और 3 दूनी 6, कितना हो गया 6। तो बेटा इस मल्टीप्लिकेशन का जो डिजिट सम है वो कितना आ गया, 6 आ गया,
ठीक है। अब जिस ऑप्शन का डिजिट सम 6 मिल जाए वो आपका राइट ऑप्शन है। अब इसमें एक दुविधा ये हो सकती है कि मान लो दो ऑप्शन मिल जाए जिनका डिजिट सम 6 है, ऐसा भी कभी कभी हो जाता है। तो उस कंडीशन में फिर हमको प्रॉपर चेक करके देखना पड़ेगा ना। उस कंडीशन में हमको प्रॉपर यूनिट प्लेस कंसेप्ट देख सकते हैं, 10th प्लेस का कंसेप्ट लगा सकते हैं, या प्रॉपर मल्टीप्लाई करके भी देखना पड़ सकता है। ठीक है, तो हमको देखना है कि किस ऑप्शन का डिजिट सम हमारा 6 आ रहा है। तो आप देखिए 7 और 2 9, 1 और 8 9, 3 और 3 6, 6 और 8 14, 14 का 4 और 1 5। तो इसका डिजिट सम कितना आ रहा है? 5। गलत हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता, 6 आना चाहिए। तो 8 और 1 9, 8 और 1 9। अब 2 और 2 4 और 2 6, 6 और 8 14, और 14 और 8 22, 22 का 2 2 4। तो बेटा ये भी नहीं हो सकता, बी ऑप्शन भी हमारा नहीं हो सकता। तीसरा अगर हम चेक करें तो 8 और 1 9 हो गया, 8 और 1 9 हो गया। अब 3 और 3 6 और 2 8, 8 3 24, और 24 का 4 और 2 6, इसका डिजिट सम 6 हो रहा है। तो पॉसिबिलिटीज फिर इसी की आ गई, यही आंसर होना चाहिए। आखिरी चेक कर लेते हैं, 8 और 1 9 काट दो, फिर ये 9 भी काट दो, 3 2 5, 5 और 2 7, है ना, 7 और 8, 7 और 8 15, 7 और 8 15। और एक बार और देख लेते हैं, 3 और 2 5 हो गया, 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 का 6। अब देखो ये सवाल जो आ गया ना, ये आपके लिए भ्रमित करने वाला सवाल आ गया, क्योंकि इसमें दो ऑप्शन हमारे एक जैसे हो गए, है ना। अब यहाँ कंफ्यूजन ये हो गया कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा, कौन सा ऑप्शन रॉन्ग होगा, है ना। तो ऐसी स्थिति में ये विवादास्पद मामला आ गया। ऐसी स्थिति में फिर बेटा इसको प्रॉपर चेक करके देखना पड़ेगा। लेकिन मैं थोड़ा सा फेरबदल कर दूं, जैसे मैं इसको यहाँ 3 कर दूं, इसको यहाँ 3 कर दूं, है ना। तो ये बेटा डिजिट सम कितना हो जाएगा? 7। और इस कंडीशन में फिर आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। क्लियर है? ठीक। तो डिजिट सम कंसेप्ट क्या होता है? डिजिट सम कंसेप्ट 9 का डिविजिबिलिटी रूल है, लेकिन 9 के डिविजिबिलिटी रूल को हमने और स्मार्ट बना दिया, हमने और इसको एक्टिव कर दिया और फास्ट हमने कर दिया, और ये हमारे कैलकुलेशन की स्पीड को कई गुना कर देगा, है ना। बस जरूरत है आपको व्यवहारिक जो आपका जीवन है उसमें उसको उतारने की, कि कैसे हम इसको कैलकुलेशन में लें। तो मैं तो अक्सर यूज करता ही हूँ डिजिट सम कंसेप्ट का, आप भी धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस में कैलकुलेशन में लाएंगे तो ठीक रहेगा। अब लेते हैं अगला कंसेप्ट डिवीजन भाग का, कि अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो डिजिट सम कंसेप्ट हम कैसे लगा सकते हैं। डिवाइड कर रहे हैं तो डिजिट सम कंसेप्ट हम कैसे लगा सकते हैं। देखो बेटा, हर डिवीजन के केस में डिजिट सम कंसेप्ट नहीं लग सकता। जैसे x में 2 का भाग दे रहे हो, किसी संख्या में 3 का भाग दे रहे हो, किसी संख्या में 4 का भाग दे रहे हो, किसी संख्या में 5 का भाग दे रहे हो, किसी संख्या में 6 का, 7 का, या 8 का, या 9 का, यही होता है ना। अब देखो, डिजिट सम भाग के केस में बेटा तभी लग पाएगा जब आप जो डिनोमिनेटर है यानी कि जो हर है उसमें किसी तरह से एक ले आओ। यदि फ्रैक्शन में, डिवीजन में जिस संख्या से भाग हम दे रहे हैं उसको आप किसी प्रकार एक बना सकते हो, या हर का डिजिटल सम एक बना सकते हो, तो फिर ये भाग के केस में भी हम लग सकता है। जैसे बेटा अगर 2 से भाग दे रहे हैं, अगर हम 2 से भाग दे रहे हैं तो हम इसमें 5 का मल्टीप्लाई करें तो नीचे 10 आ जाएगा, और 10 का डिजिट सम 1 हो जाएगा। वैसे ही 5 का भाग दे रहे हैं तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो। बात समझा? तो ये कितना हो जाएगा? इसका डिजिट सम कितना हो जाएगा? हर का डिजिट सम 1, और 1 का किसी में ही भाग दो, एक ही, कोई बात ही नहीं होती फिर उसमें। ठीक है ना, ये हो गया आपका। ऐसे ही अगर हम 4 को ले रहे हैं तो 4 में हम 7 का मल्टीप्लाई करें, 4 सत्ते 28, 28 2 8 0, 10 आ गया, 10 का 1 हो जाएगा। वैसे ही 7 में हम किसका गुणा कर दें? 4 का। क्लियर है बेटा? ऐसे ही अगर हम 8 को ले लें, 8 को ले लें तो 8 में 8 का मल्टीप्लाई कर दें, 8 8 64 हो जाएगा, 64 6 और 4 0 हो जाएगा, 6 और 4 10 आ जाएगा, 10 का 1 हो जाएगा। ठीक है, 3 6 और 9 के केस में ऐसी संभावनाएं बनती
नहीं आती जहां अंकों का योग आपका क्या हो जाए, 1 मिल जाए, है ना। तो 2 हुआ नीचे, 2 हुआ, है ना, 4 हुआ, 5 हुआ, है ना, 2 4 5 7 8, इनको तो आप भाग देके डिजिट सम कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हो, है ना। अब जैसे कि क्वेश्चन एक लिख देता हूं मैं, उसको आप प्रैक्टिकली देखेंगे। जैसे है 2501 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू, ये पैटर्न बैंक क्लरिकल एग्जाम में बहुत मिलता है, 19732 19732 89 89 1973289। तो x की वैल्यू क्या होगी ये हमको बताना है ना। तो x की वैल्यू क्या होगी ये हमको बताना है। अब ये सवाल आ गया तो यकीन मानना आपको टाइम लगेगा लगेगा। तो ऐसे सवालों में फिर हम डिजिट सम कंसेप्ट से तेजी से आंसर हिट कर सकते हैं, है ना। जैसे 769 769 679 689 और 789 7 8 और 9 7 8 और 9, ठीक है। तो जरा इसको देखें। तो बेटा क्या करते हैं, पहले इसका डिजिट सम निकाल लो और इसका भी डिजिट सम निकाल लो। ये 5 2 7 और 1 8, तो इसका डिजिट सम कितना आ गया 8, ठीक है। अच्छा इधर डिजिट सम कितना आ जाएगा बेटा, 9 कट जाएगा, 7 और 2 9 कट जाएगा, 8 और 1 9 कट जाएगा और ये 9 भी कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 3। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू हो गई 3/8। अब 8 से भाग तो जाएगा नहीं, भाग के केस में नीचे की वैल्यू का डिजिट सम 1 होना चाहिए। तो इसमें अगर हम 8 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें, 8 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें, तो ये कितना हो गया, ये हो गया ऊपर 24 और ये कितना हो गया 64। बेटा 64 का डिजिट सम कितना होता है 1 और 24 का कितना होता है 6। तो 1 में 6 का भाग दोगे तो 6 बचेगा। इसका मतलब x की जो भी वैल्यू है उसका डिजिट सम कितना होगा, उसका बेटा डिजिट सम होगा 6। अब जिस ऑप्शन में डिजिट सम 6 मिल जाए वो ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा। बात समझे आप, है ना। तो डिवीजन के केस में हमको याद रखना है कि हम जब भाग दे रहे हैं तो जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उसका डिजिट सम 1 होना चाहिए, तभी आप इस तरह के सवालों में x का डिजिट सम निकाल पाएंगे। तो यहाँ 8 था नीचे, तो 8 का मल्टीप्लाई हमने ऊपर नीचे कर दिया, नीचे 64 हो गया, 24 में 64 का भाग देना है और 64 का डिजिट सम 6 और 4 10, 10 का 1 0 1 और ठीक है। तो फिर 64 का डिजिट सम 1 हुआ, 26 24 का 6, तो 6 में 1 का भाग देंगे तो 6 आएगा। तो यहाँ पर बेटा x का जो डिजिट सम हमने निकाला वो कितना निकाला, वो हमने 6 निकाल लिया, ठीक। वैसे भी आप सोचो अगर आप यहाँ 6 रखोगे तो 6 8 48, 48 का 4 8 12, 12 का 2 और 1 3, यहाँ पर 3 ही आएगा, ठीक है। अब देखो किस ऑप्शन में डिजिट सम 6 हमको मिल रहा है, तो देखो 9 हटा दो, 6 और 7 13 का, 13 का 3 और 1 4, ये तो नहीं मिल रहा। 9 हटा दो, फिर वही इसका 4 आ रहा है, ये भी नहीं मिल रहा। 9 हटा दो तो बेटा इसका 5 मिल रहा है, 6 और 8 14, 14 का कितना हो जाएगा 5। अच्छा ये 9 हटा दो तो 7 और 8 15, 15 का 1 5 6, तो बेटा इसका आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो गया, है ना। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ आई होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया आपका, डी ऑप्शन 7 8 9, है ना। तो आप अब तक समझ ही चुके हैं कि डिजिट सम कंसेप्ट कितना प्यारा कंसेप्ट है, कैसे वो हमारे कैलकुलेशन को बहुत शॉर्ट कर देता है। और डिजिट सम कंसेप्ट का मतलब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9, 9 के डिविजिबिलिटी रूल को हम एक स्मार्ट तरीके से पढ़ रहे हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ प्रैक्टिस के लिए हम क्वेश्चन ले रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन हम ले रहे हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन है कि 529 529 529 का स्क्वायर क्या होगा, ये हमको निकालना है। और हमारे ऑप्शंस हैं, आप बताइए क्या होंगे। पहला ऑप्शन, दूसरा, तो 2 7, आप लोग भी ट्राई कीजिए कैसे बने, क्या आंसर होगा इसका बताइए। प्रॉपर स्क्वायर नहीं करना है, डिजिट सम से इसका आंसर बताना है, वही हमको सीखना है।
ये हमारे 4 ऑप्शन हुए। तो बेटा यहाँ पर वैल्यू निकालनी है हमको 529 के स्क्वायर की वैल्यू हमको निकालनी है। तो बेटा इसमें 9 हटा दो तो 7 का स्क्वायर हो गया। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। 49 का अगर डिजिट सम निकालोगे 13 और 13 का डिजिट सम कितना हो गया 4। तो 529 के स्क्वायर का डिजिट सम कितना हो गया 4। ठीक है, तो भाई 4 जिसका आंसर हो डिजिट सम है ना, ये जो डिजिट सम आ गया वो कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, अब आप देखो पहले वाले का डिजिट सम कितना आ रहा है 9 हटा दो, 7 और 2 9 हटा दो, तो 2 2 4 नहीं 8 2 10 4 14, 14 का कितना हो गया 5। तो बेटा ये तो हो ही नहीं सकता। अगला 7 2 9 हटा दो, ये 9 हटा दो, 8 और 1 9 हटा दो, तो यहाँ कितना आ गया 4 आ गया। तो बेटा यही आंसर होना चाहिए क्योंकि बी ऑप्शन का डिजिट सम 4 आ रहा है। बाकी के अगर हम देखें तो 9 हटा दीजिए, 8 और 1 9 हटा दीजिए, 6 और 4 10 2 12, 12 का 2 और 1 3 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। और 9 हटा दो, 7 2 9 हटा दो, और 7 और 7 14 है ना, 14 का 4 और 1 5, इसका डिजिट सम 5 हो रहा है। और डिजिट सम हमको 4 चाहिए, वही हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो 4 डिजिट सम आ रहा है बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो गया। क्लियर है? तो अगर आप बैंक क्लरिकल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब तो ये कंसेप्ट आपको सीखना ही सीखना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, ये कंसेप्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें इसमें परसेंटेज से, जो बहुत बेसिक क्वेश्चन है बेटा, वो है कि 88% 88% ऑफ 370, 88% ऑफ 370 प्लस 24% ऑफ 210, ठीक है, माइनस एक्स इज इक्वल टू 118। तो आप समझ गए, आपको एक्स की वैल्यू बेटा हमको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन लिख देता हूं मैं, आप लोग ट्राई कीजिए इसको। 318 268 268 और 256 और हमारा अगला ऑप्शन है 258। ठीक है, तो डिजिट सम कंसेप्ट से इस सवाल को हमको सॉल्व करना है और x की वैल्यू इन 4 ऑप्शन में से कौन सी हो सकती है वो निकालना है। ठीक है, तो देखो प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100, और अगर नीचे 100 का भाग दे रहे हैं तो उसका डिजिट सम तो 1 होगा, तो प्रतिशत को तो हटा दो, कोई लॉजिक ही नहीं है इसका। ठीक है, अब 8 और 8 16 और 16 का 6 और 1 7, तो बेटा यहाँ डिजिट सम 7 हुआ। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। अब 7 और 3 10, 10 का 3 और 1 0, तो ये 1 हो गया। ठीक है, तो यहां पर कितना आ गया 7 आ गया, बीच में प्लस चल रहा है हमारा। 4 और 2 6, 4 और 2 6 इंटू 2 और 1 3, तो 3 6 18, 3 6 18, या 3 6 18 और 3 6 हो गया 18, 18 का 8 और 1 9, तो बेटा इसका तो कोई मतलब ही नहीं रह गया, इसका कोई मतलब ही नहीं रह गया। तो कुल मिला के आप देखो कि इन सब का डिजिट सम कितना आ गया भाई, ये कितना आ गया डिजिट सम इसका, इसका डिजिट सम आ गया आपका, अच्छा माइनस भी है ये, है ना। अच्छा इसका डिजिट सम निकालोगे तो 8 और 1 9, तो इसका डिजिट सम बचेगा आपका 1। ठीक, तो x को उधर ले जाओ, उसको उधर, तो x का डिजिट सम भैया कितना आ गया 6x का डिजिट सम आ गया। तो हमने संख्याओं को ना लेते हुए संख्याओं को डिजिट सम को लिया और आगे बढ़ गए, है ना। संख्याओं को नहीं लिया, संख्याओं के डिजिट सम को हमने लेके हमने आगे बढ़ गए। अब किस ऑप्शन में डिजिट सम 6 आ रहा है, वो हमारे x की वैल्यू होगी। तो देखो 8 और 1 9 हटा दो, तो यहाँ कितना बचा 3, 8 हो तो 10 6 16, 16 का 6 और 1 7, यहाँ डिजिट सम 7 आ रहा है। अब ये 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 का 3 और 1 यहाँ 4 आ रहा है डिजिट सम। और यहाँ कितना आ रहा है 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 का 6 आ रहा है। तो किस ऑप्शन में 6 मिल रहा है, डी ऑप्शन में। तो फिर आप यकीन ना हो तो आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, डी की वैल्यू आपकी आएगी 258। ठीक है, समझे आप। तो डिजिट सम कंसेप्ट कितना शानदार, कितना खूबसूरत कंसेप्ट है, उलझे हुए कैलकुलेशन को कितना तेजी से बना सकता है। बस एक ही प्रॉब्लम है, कहीं ऐसा ना हो कि आपके दो ऑप्शन सेम डिजिट कंसेप्ट डिजिटल सम ले आए
वहां पे जाके हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है, हमेशा नहीं लेकिन बट कभी कभी तो ऐसी स्थिति बन सकती है, तो उसके लिए हम मेंटली प्रिपेयर रहेंगे, लेकिन अधिकांश केस में ये हमको एडवांटेज ही देगा। चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम लें, 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगा आपको। अगला क्वेश्चन मैं लूं तो जैसे 45 का स्क्वायर है, 45 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस 257 ये हमारा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन एक्स की वैल्यू क्या होगी ये हमको बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारा पहला 51, बी ऑप्शन है हमारा 49 और सी ऑप्शन है हमारा 45 और डी ऑप्शन है हमारा 47। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट हुआ ही देखना है। तो बेटा देखो, अब हम डिजिट कंसेप्ट लगाते हैं, प्रॉपर सॉल्व नहीं करेंगे। तो 4 और 5 9, तो बेटा इसका तो कोई मतलब ही नहीं रह गया, इसको तो हटा ही दो। प्लस 2 और 1 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया ये, बराबर ये एक्स स्क्वायर प्लस 7 और 2 9 हटा दो, तो बेटा ये कितना बचा, 5 बच गया, ठीक है। तो यहां पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 9 में से 5 जाएगा तो कितनी होगी, 4 होगी। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो रही है, 9 में से 5 गया तो 4। लेकिन ये आंसर बेटा एक्स का निकालना है, ना कि एक्स स्क्वायर का। तो हमको क्या करना है, सबका डिजिट सम निकालना है, वो एक्स का डिजिट सम होगा। लेकिन हमको पता किसका डिजिट सम है, एक्स के स्क्वायर का डिजिट सम हमको पता है। आप इस छोटी सी बात को समझना, नहीं गलती हो जाएगी। जैसे 5 और 1 6 हो गया, 5 और 1 क्या हो गया, 6। तो x का डिजिट सम 6, बट यहां पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता है। तो अगर हम 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, और 36 का मतलब 6 और 1 9 यानी कि 0। ये तो गलत हो गया। 4 और 9 13, 13 का 3 और 1 4, तो ये हो गया 4। और 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, 16 का डिजिट सम कितना हो जाएगा, 7। तो बेटा ये भी मैच नहीं करता। 4 और 5 9, तो ये तो 0 हो गया, इसको हटाई दो। अब 4 और 7 11, 11 का 1 और 1 2 हो गया, और 2 का जब स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 4। तो बेटा यही ऑप्शन मैच कर रहा है, डी ऑप्शन। तो इसका आंसर आना चाहिए 47, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 47। क्लियर है। तो ये कुछ प्यारे प्यारे सवाल हैं, और अभी जो लेटेस्ट हमने 1-2 क्वेश्चन अभी अभी किए हैं, ये पैटर्न हमारा चलता है बैंक एग्जाम में, है ना। हालांकि अगर आप बात करो तो ये हमको रीजनिंग में भी इस तरह के क्वेश्चंस हमको मिल जाते हैं, कई बार रीजनिंग के पेपर में भी इस तरह के क्वेश्चन हमको मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं हम आज का अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन मैं यही लिख देता हूं, अगला क्वेश्चन यहां लिख देता हूं। जैसे क्वेश्चन है कि 4462 डिवाइड 97 प्लस 34 इंटू 43, है ना, -96 प्लस 69, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होगी। अब कितना खतरनाक सवाल है ना। अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं मालूम तो ऐसे सवाल तो आपकी जान ले लेंगे, इतना टाइम खराब कर देंगे ये कि आप बुरी तरह फंस जाओगे। अब बेटा इसकी अगर ऑप्शन में लिखूं तो पहला ऑप्शन में लिख देता हूं 1276, दूसरा ऑप्शन लिख देता हूं मैं 1481, और तीसरा ऑप्शन लिख देता हूं 1361, और चौथा ऑप्शन लिख देता हूं मैं 1371, और एक और लिख देता हूं इसमें, वो हो गया हमारा 1631। तो बस डिजिटल सम में एक ही प्रॉब्लम है, कहीं 2 ऑप्शन हमको ना मैच कर जाएं सेम डिजिटल सम के, ऐसी स्थिति में हम फंस जाते हैं। चलिए देखते हैं सवाल को। तो बेटा डिजिट सम निकालते हैं संख्याओं का, और फिर बॉडमास के रूल को फॉलो भी करना होगा। तो 4 और 4 8, 4 और 4 8 हो तो 10, 10 6 16, 16 का बेटा हो गया 6 और 1 7, तो डिजिट सम इसका कितना हो गया, 7 हो गया।
एक अंक में जाना है। 9 हटा दो तो बेटा यहाँ 7 ही लिख दो आप, प्लस 3 और 4 7 हो गया, 7 इंटू 3 और 4 ये भी कितना हो गया 7 हो गया, माइनस 9 हटा दो तो 6 आ गया, फिर 9 हटा दो तो ये कितना आ गया, ये 6 आ गया। बात समझे आप? ठीक, चलो अब आप देखिए बेटा 7 में 7 का भाग जाएगा तो 1 बचेगा, प्लस 7 7 49, 7 7 49 तो 49 लिख लिया हमने, और ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। अब ये 9 को भी हटा दो तो 4 और 1 5, तो फाइनली इस पूरे कैलकुलेशन का जो डिजिट सम है वो कितना है 5। समझे आप? इस पूरे कैलकुलेशन का जो डिजिट सम है वो कितना है 5 है। अब किस ऑप्शन का डिजिट सम 5 है वो आप देख लीजिए। तो आप देखो 7 और 2 9, तो बेटा इसका 6 और 1 7 डिजिट सम आ रहा है, नहीं हो सकता। 8 और 1 9, तो बेटा इसका डिजिट सम 5 आ रहा है, ये हो सकता है। अब देखो 6 और 3 9, तो 1 और 1 2, इसका डिजिट सम 2 आ गया, नहीं हो सकता। तो 1 और 1 2 और 7 9, तो बेटा इसका डिजिट सम 3, ये भी नहीं हो सकता। 6 और 3 9, तो 1 और 1 2, इसका डिजिट सम 2। तो बेटा बिना सोचे समझे आप इसका आंसर लगा देना बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका, क्योंकि उसका डिजिट सम कितना आ रहा है, उसका डिजिट सम आ रहा है 5। क्लियर है? तो आपको समझ में आया कि डिजिट सम कंसेप्ट जो होता है ये कितना शानदार कंसेप्ट है और कितना खूबसूरती से सवाल के आंसर को महज सेकंड्स में निकाल लेता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। और जाते जाते बेटा एक दो HCF LCM में इसका बहुत यूज होता है, तो वो क्वेश्चन और मैं एक दो आपको करा देता हूं। जैसे ये क्वेश्चन है कि 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16 24 36 से भाग देने पर 4 बचता है ना, 4 बचता है। वो कह रहे हैं 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, तो चारों ऑप्शन में 4 अंकों की संख्या है। 16 से भी भाग कट रही है, 24 से भी, 36 से भी 4 बच रहा है। 16 से भाग दोगे तो वो कह रहे हैं कि 16 से भाग दोगे तब भी 4 बचेगा, 36 से भाग दोगे तब भी 4, 24 से भाग दोगे तब भी 4 बचेगा, और 36 से भाग दोगे तब भी 4 बचेगा। अब इसमें डिजिट सम कंसेप्ट कैसे लगाएं? तो बेटा 36 आ गया, और 36 में 9 भी आता है। जो संख्या 36 से कटेगी वो 9 से भी कटेगी, याद रखना। जिस संख्या में 36 से भाग दोगे 4 बचेगा, उस संख्या में 9 से भाग देने पर भी 4 बचेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में HCF LCM में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, और ऐसे क्वेश्चन में जैसे ही हमको डिवाइजर में भाग देने वाली संख्या में 9 कहीं नजर आ जाए या 9 का मल्टीपल नजर आ जाए, हम बिना सोचे समझे डिजिट सम कंसेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो बेटा वो 9 से भाग देने पर 4 बच रहा है, तो आप देखो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन है जिसमें 9 से भाग देने पर 4 बचे। तो बेटा 9 से भाग देने पर, 9 से भाग देने पर आप एक छोटी सी बात समझ लेना, 9 से भाग देने पर 4 शेष बचे, 4 शेष बचे, 4 शेष, इसका मतलब संख्या के डिजिट सम 4 होना चाहिए। इसका मतलब क्या होना चाहिए, डिजिट सम कितना होना चाहिए, उस संख्या का डिजिट सम 4 होना चाहिए। ये बात समझ लो आप। देखो अगर पूरी संख्या 9 से कटने वाली है तो शेष 0 बचेगा, है ना। तो जहां जहां जैसे पहला ऑप्शन है हमारा, इसका डिजिट सम कितना आ रहा है, 9 तो हटाई तो 0 आ रहा है इसका डिजिट सम। इसका मतलब इसमें 9 का पूरी तरह भाग जा रहा है ना। अगर एक बचता तो डिजिट सम 1 हो जाता संख्या का, तो वहां पर रिमाइंडर 1 हो जाता। मैंने आपको बताया था कि डिजिट सम क्या होता है, 9 से भाग देने पर प्राप्त शेष। तो कह रहे हैं कि 9 से भाग देने पर 4 शेष बचना चाहिए, इसका मतलब डिजिट सम कितना होना चाहिए 4। तो किसी भी संख्या में 9 का भाग दोगे तो जो बचता है वही तो उसका डिजिट सम होना चाहिए। तो कह रहे हैं 4 बचना चाहिए, इसका मतलब जिस संख्या का डिजिट सम 4 होगा वो हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो पहला तो नहीं हो सकता। अच्छा दूसरा, अगर देखो बेटा 9 हटा दो, 9 हटा दो, 4 0 4, ये हो सकता है हमारा आंसर, ये हो सकता है। अच्छा इसको हटा दो बेटा, 9 हट गया, 9 हट गया तो ये 6 हो गया, तो ये 6 डिजिट सम आ रहा है, और इसका डिजिट सम कितना आ रहा है, 6 और 2 8 आ रहा है। तो बेटा पहले में भाग दोगे तो 9 का तो कुछ शेष नहीं बचेगा, दूसरे में दोगे तो 4 शेष बचेगा, तीसरे में 6 और चौथे में 8। तो वो 4 शेष की बोल रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो गया।
नहीं तो हम फिर वो HCF LCM के कंसेप्ट अप्लाई करते रहते हैं ना। तो ये बड़ा तेजी से सवाल बनते हैं, बाई ऑप्शन हिट हो जाते हैं। 9 का डिविजिबिलिटी रूल है, खूबसूरती से हम लगा रहे हैं इसको और आप भी इसको समझते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि बेटा ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। और अगला क्वेश्चन हमारा फिर यही आ गया कि वो छोटी से छोटी संख्या बताना है, एलसीएम का क्वेश्चन है, जिसे 12 16 18 से 12 16 18 से भाग देने पर 5 शेष बचे। अब देखो 12 से भी भाग दें, 16 से भी, 18 से भी 5 दे दें, तो 18 से भाग दे रहे हैं, इसका मतलब 9 से भी भाग दे रहे हैं, और 9 से भाग देने पर 5 शेष बचे, इसका मतलब भाई 9 से भाग देने पर जितना शेष बचता है वही उस संख्या का डिजिट सम भी होता है। तो फिर बेटा आंसर ऐसा राइट होना चाहिए जिसमें कि 5 प्रत्येक में 5 रहे, है ना। तो वो छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 12 16 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 5 शेष रहे। तो 5 शेष रहे मतलब रिमाइंडर 5 होना चाहिए। तो 9 हमको दिख रहा है, 12 में नहीं दिख रहा, 16 में नहीं दिख रहा, लेकिन 18 में 9 दिख रहा है। 18 का भाग देंगे तो 5 बच रहा है, इसका मतलब 9 का भाग देंगे तब भी 5 बचेगा। तो देखते हैं डिजिट सम क्या आ रहा है इसका। देखो 9 हटा दो, 4 और 1 5, इसका डिजिट सम हमको 5 नजर आ रहा है। बाकी बेटा 8, इसका डिजिट सम हमको 4 नजर आ रहा है। 6 और 4 10 और 1 11, 11 का 1 और 1 2 डिजिट सम हो गया। तो 5 और 6, 6 और 6 12, 12 का 2 और 1 3 डिजिट सम हो गया। तो बेटा 5 शेष बचना चाहिए, तो इसका आंसर कितना हो गया, सी आंसर हो गया। तो 149 वो नंबर है जिसमें 12 का भाग दें, 16 का या 18 का, प्रत्येक दशा में शेष कितना होगा, 5 शेष रहेगा। प्रत्येक में 5 शेष रहे, शेष शब्द नहीं लिखा है इसमें, तो हम लिख देते हैं शेष होना चाहिए, रिमाइंडर होना चाहिए, है ना। ठीक, तो आपको समझ में आया कि क्या, कैसे डिजिट सम कंसेप्ट को हम रूल अप्लाई करते हैं। चलिए, तो यहां पे आके मैं समझता हूं कि हमको डिजिट सम कंसेप्ट पूरी तरह से समझ में आ गया है और हम अपने प्रैक्टिकल जो स्टडी है हमारी वनडे एग्जाम की, हम उसमें डिजिट सम कंसेप्ट को समझने का बेटा पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए, चलते चलते मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, अनअकैडमी एक बहुत स्पेशल ऑफर ऑफर कर रहा है, बहुत ही स्पेशल ऑफर है ना। और ये स्पेशल ऑफर है MPPSC व्यापम के लिए स्पेशल प्राइज वीक है ये, जिसमें हम 15% के साथ साथ 10% को और सेव कर लेते हैं। और लेकिन ये 24 महीने के सब्सक्रिप्शन पर ये अलाउ कर रहा है। ठीक है, और ये वैलिड कब से कब तक है, 25 से 30 नवंबर के बीच में, हम 25 से 30 नवंबर के बीच में इस ऑफर को ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन फीस पहले अगर 2 साल का आप लेते तो 16,000 रुपए होता था, और 10% डिस्काउंट के बाद ये हो जाता था 14,400 का। लेकिन बेटा आप 15% का डिस्काउंट, ऊपर से 10% आपका कोड का डिस्काउंट है, तो आपको इस हिसाब से ये हमको मिलेगा 12,240 रुपए में। कितने मिलेगा, 12,240 रुपए में। तो 25 से 30 दिसंबर के बीच के लिए एप्लीकेबल है। तो बेटा याद रखिए, तो जिसे मेरे जो कोड है, मेरा जो कोड है, वो कोड मेरा है अभय एस लाइव, ABHAY, अभय एस लाइव। इस कोड का यूज करके आप एडिशनल 10% डिस्काउंट आप प्राप्त कर सकते हैं, है ना। पहले 15% का डिस्काउंट ये हमारा, और उसके बाद 10% का और डिस्काउंट। तो जो 16,000 रुपए हमारे 2 साल का सब्सक्रिप्शन फीस होता था, जो पहले 14,400 रुपए होता था, अब ये बेटा 12,000 की रेंज में पहुंच गया है। ये 12,000 की रेंज में पहुंच गया है। तो एक सुनहरा अवसर है। अच्छा, ये ऑफर आपको केवल 25 से 30 नवंबर के बीच के लिए वैलिड है। अगर आप ऑनलाइन स्टडी करने के इच्छुक हैं, MP व्यापम का कोई भी परीक्षा आप देने के इच्छुक हैं और ऑनलाइन पढ़नी स्टडी करने के इच्छुक हैं, तो आप निश्चित ही इस ऑफर को समझें और अनअकैडमी को सब्सक्राइब करें और ऑनलाइन स्टडी का आप एडवांटेज लें। ठीक है, तो मेरी भी प्लस प्लस क्लास चलती हैं, जो लोग मुझसे पढ़ना चाहते हैं वो आ सकते हैं, और 12,240 रुपए में हम 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और आप अगर एनालिसिस करेंगे
तो ये हमारा 500 रुपए के लगभग पर मंथ पड़ेगा, जिसमें हम मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस सारे एग्जाम के लिए सारे सब्जेक्ट हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए, और अब चलने का वक्त हो गया है, तो हम फिर मिलेंगे आपको शीघ्र ही। नमस्कार।